जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है मुस्लिम पर्सनैलिटीज ऑफ सब कॉन्टिनेंट। इसके अंदर जो है वो मुस्लिम विजनरीज जो हैं वो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो वन बाय वन उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब हम बात करते हैं सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो सर सैयद अहमद खान एक बहुत बड़ी जो है वो पर्सनैलिटी है। ये 1817 में पैदा हुए, 1898 के अंदर जो है वो इनकी डेथ होती है। इनका किरदार जो है वो एक सब कॉन्टिनेंट की जो पर्सनैलिटी, जो एक हिस्ट्री है उसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार है। अब वो किरदार किस किस एंगल से है, वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड या पॉलिटिकल जो है वो इन्होंने एक्टिविटीज भी कुछ हद तक इन्होंने परफॉर्म की उस हिसाब से भी है। और विजनरी रहे हैं, जो है वो बहुत मुसलमानों की जो है वो फलाह बहबूद के लिए भी इन्होंने काम किया। तो काफ़ी चीज़ें जो है वो इनके क्रेडिट पे रहती हैं। वैसे फिलोसफी के अंदर भी जो है वो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम जो है वो इनका नज़र आता है। एक प्रोमिनेंट वर्क है जो कि हमें नज़र आता है, वेस्टर्न फिलोसफी के साथ मिलता जुलता हुआ काम भी। तो सबसे पहले जब जो हमारे लिए जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो यही रहती है कि जी स्कूल या एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने काम किया। द फर्स्ट कॉलेज या स्कूल जो है वो जो इन्होंने बनाया, इन्होंने ये अपनी मूवमेंट जो स्टार्ट की थी इसको जो है वो अलीगढ़ मूवमेंट कहा जाता है, क्योंकि अलीगढ़ से इन्होंने ये इदारों की जो है वो के बारे में काम करना शुरू किया और इदारों से रिलेटेड जो है वो इनकी जो सर्विसेज हैं वो स्टार्ट होती हैं। तो इस वजह से जो है वो अ, सबसे पहला जो है इनका स्कूल है उसको जो है वो मुरादाबाद हाई स्कूल कहा जाता है जी। 1859 में जो है वो इन्होंने बनाया। फिर इन्होंने गाजीपुर स्कूल बनाया 1863 के अंदर। साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो सर सैयद अहमद खान ने 1864 में उसकी बुनियाद रखी। अब साइंटिफिक सोसाइटी के बारे में सवाल आ जाता है कि जी कौन सी ऐसी सोसाइटी है या कौन सा ऐसा इदारा था जो सर सैयद ने बनाया फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द बुक्स। तो ये ही इदारा था जी, साइंटिफिक सोसाइटी। ये जो है वो ये इदारा ट्रांसलेट करता था इंग्लिश से उर्दू, ट्रांसलेट करता था किताबों को। और उसके बाद जो है वो उनको जो है वो मुसलमानों के लिए या सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए जो है वो पढ़ने के काबिल बनाता था। अच्छा, ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन वैसे पाई जाती है जो मैं क्लियर कर दूं कि शायद जो है वो सर सैयद अहमद खान ने जो है वो जस्ट मुसलमानों के लिए काम किया था, या मुस्लिम्स ओनली मुस्लिम स्टूडेंट्स वर अलाउड टू स्टडी इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सर सैयद अहमद खान। ऐसा नहीं था। All the citizens of the subcontinent were allowed to get admission there and to get education। तो ये जो है वो एक मिसकॉन्सेप्शन ही पाई जाती है, तो ऐसा हरगिज नहीं था। उसके बाद जो है वो साइंटिफिक सोसाइटी इन 1864 है जी। फिर उसके बाद एमयू स्कूल जो है वो इस्टेब्लिश किया इन्होंने 1875 के अंदर। और एक इन्होंने मैगजीन लिखा था कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, जिसको रिसाला असबाब बगावत हिंद कहा जाता है। ये इन्होंने जो है वो जंग आज़ादी के बाद जो है वो इन्होंने लिखा था। क्योंकि जंग आज़ादी में जो है वो तमाम जो उसके जो इल्ज़ामात थे वो जो है मुसलमानों के ऊपर लगा दिए गए थे। तो इस वजह से जो है वो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए जो है सर सैयद अहमद खान ने ये मैगजीन स्टार्ट किया था काजिज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। जंग आज़ादी जो है वो आपको पता है 1857 में हुई थी, तो ये उसके बाद इन्होंने ये स्टार्ट किया था जस्ट टू क्लियर द इमेज ऑफ द मुस्लिम्स। उसके बाद इनका जो नेक्स्ट काम आ जाता है उसमें मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो कि इन्होंने 1886 के अंदर जो है वो अ, लिखी है। ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की थी। ये एक तरह की ये भी एक पॉलिटिकल एफर्ट के तौर पर थी। इट वर्कड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ताकि जो है वो वहाँ पे जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। उसके बाद इनकी एक तसनीफ है असरार सनादीद, 1847 में लिखी। लॉयल माउंटेन्स ऑफ इंडिया 1871 में। तहजीबुल इखलाक 1859 टू 1870। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट गजट है 1866। सो दीज आर द इंस्टीट्यूशंस एंड ये कुछ किताबें हैं जो तसनीफ हैं जो इनके बारे में भी सवाल आ जाता है कि जी नाम दे के वो पूछ लिया जाता है कि ये किसने लिखी है।
तो ये आ जाता है। और उसके अलावा जो है वो 1875 में जो इंस्टीट्यूट कायम किया, स्कूल जो था, मोहम्मदन एजुकेशनल स्कूल जो था, एमए स्कूल, ये जो है 1875 में कायम किया था, तो ये बाद में कॉलेज बन गया था। इससे रिलेटेड भी सवाल आ जाता है। 1877 में कॉलेज बन गया था। आफ्टर दैट सर सैयद की बहुत ख्वाहिश थी कि वो इसको यूनिवर्सिटी बना लें, लेकिन अपनी ज़िंदगी में वो नहीं बना पाए, तो 1898 में इनकी डेथ हो जाती है, सर सैयद अहमद खान की। तो लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है, ये 1920 में जो है वो बन जाती है, और आज जो है वो दुनिया में बहुत बड़ा नाम है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, इंडिया के अंदर है। उसके बाद अल्लामा इकबाल की बात करते हैं। 1877 में पैदा हुए, और जो है वो 1938 में इनकी डेथ होती है। इसमें जो है वो अल्लामा इकबाल की जब भी बात की जाती है, तो इनसे रिलेटेड जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन आ जाती है। जैसे जो है वो अल्लामा इकबाल की तसानीफ के बारे में सवाल आ जाता है। जैसे इनकी किताबें हैं, बांगे दरा है, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, मसारे खुदी, प्याम मशरिक, जावेद नामा। ये डिफरेंट ईयर्स भी हैं जो कि मेंशन किए गए हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये है कि सबसे पहले तो किताबों को याद करना है आप लोगों ने, फिर उसके बाद जो है वो इसमें इससे रिलेटेड भी सवाल आ सकता है। फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, ये इसके बारे में जो है वो इल्लामा इकबाल की किताब के बारे में बहुत जो है वो सवालात आ जाते हैं इस किताब के बारे में। तो इकबाल ने जो है वो ये 1930 में लिखी थी। इनिशियली इसके अंदर जो है वो 6 खुतबे शामिल थे, फिर बाद में 1931 के अंदर जो है वो 7वां खुतबा भी शामिल कर दिया गया था। बेसिकली ये जो है वो खुतबे हैं जो कि अल्लामा इकबाल के हैं, और उन्होंने खुद ही इसको कंपाइल भी किया था। और बहुत बड़ी किताब है, मतलब साइज में तो छोटी सी किताब है, लेकिन वैसे जो है वो बहुत अहम किताब है। फलसफे के अंदर जो है वो एक बड़ा मुकाम हासिल है इसको, और आज भी इसके ऊपर बहुत काम होता है। उसके बाद मुझे बेखुदी द सीक्रेट ऑफ सेल्फनेस लेसनेस है 1917 में। द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया 1908 में। ये इकबाल का जो पीएचडी का थीसिस है, उसका ये टाइटल है, द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। तो ये इसके बारे में भी कई दफ़ा जो है वो सवाल पूछा जाता है कि जी ये कौन सी किताब है, या ये किसकी बुक है, या इकबाल की पीएचडी के थीसिस का नाम क्या था, टाइटल क्या था। तो इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है। फिर इल्मुल इक्तिसाद है, इकबाल की किताब। सो ये तो इकबाल के उससे रिलेटेड आ जाता है। बाकी इकबाल की जब हम बात करते हैं, तो इकबाल की दूसरी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड भी आ जाती है। कई दफ़ा खुतबा इलाहाबाद के बारे में पूछ लिया जाता है कि जी किसने जो है वो प्रेजेंट किया था, तो वो इकबाल का खुतबा है। इलाहाबाद के में जो है वो इकबाल ने वहाँ पे ही प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द टू नेशन थ्योरी, एंड ऑब्वियसली ही gave the concept of the separate nation and separate state। तो 1930 का तो इकबाल के से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर 1906 में इकबाल ने जो है वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, और फिर इसी तरह से जो है वो इकबाल की शायरी से रिलेटेड सवालात आ जाते हैं, और उर्दू में कई दफ़ा जो है वो इकबाल का कोई ना कोई शेर भी दे दिया जाता है। खैर उसके बाद हम बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जब हम बात करते हैं जी, तो he was born in 1888 and he died in 1958। उसके बाद जो है वो इनकी क्रेडिट पे जो चीज़ें पूछी जाती हैं, तो अक्सर जो है वो ये इनका अल हिलाल जो है वो इनका एक मैगजीन टाइप एक इनका जो है वो रिसाला आप कह लें। उसके बाद अल बलाग भी है। तो ये इनके क्रेडिट पे आ जाता है। फिर जो है वो इनसे रिलेटेड एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग आ जाता है कि जी अक्सर पूछा जाता है कि जी कायदे आजम किसको जो है वो शो बॉय ऑफ द कांग्रेस कहते थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कहते थे। ये जो है वो अक्सर सवाल जो है वो पूछ लिया जाता है। तो उसके अलावा जो है वो 1923 के अंदर आज़ाद बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द एज ऑफ 35। ही वॉज आल्सो इट्स प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट इन 1942। तो वो दोबारा फिर से जो है वो प्रेसिडेंट बन गए थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ाद बिकेम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया 1947 से 1958 तक। इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान भी है एक इनके क्रेडिट के ऊपर। ये किताब के बारे में भी पूछ लिया जाता है। इंटरप्रिटेशन बेसिकली तफसीर कुरान भी इसको कहा जाता है। तो तफसीर कुरान लिखी तर्जमानुल कुरान के नाम से, जो कि बहुत अच्छी एक तफसीर भी है, और इसको बड़ी इंपॉर्टेंस भी हासिल है। और ये कई दफ़ा जो है वो पूछ भी लिया जाता है इसके बारे में कि ये किसने लिखी है।
پھر ہم بات کرتے ہیں جی محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح، اور جبکہ ہم جو ہے وہ آج ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو بائی چانس جو ہے وہ آج 25 دسمبر بھی ہے، اور ٹوڈے از دی برتھ ڈے آف محمد علی جناح۔ واٹ اے لیڈر! بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑے لیڈر تھے، بہت ویژنری انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ کروڑوں رحمتیں جو ہے وہ ان کے اوپر، ان کی قبر میں جو ہے وہ نشاور کرے، اور ان کے لیے جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ اور انہیں ایک بڑا مقام عطا فرمائے۔ ہمیں جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے ہمارے بزرگوں کے لیے، لازمی دعا کرنی چاہیے۔ کئی دفعہ ہم جو ہے وہ باقی کیک شیک تو کاٹ لیتے ہیں، تو دعائیں کرنا اکثر بھول جاتے ہیں، تو دعا ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اچھا جی، محمد علی جناح واز بورن 1876 25 دسمبر ان کراچی، برٹش انڈیا، ناؤ ان پاکستان obviously۔ اس کے بعد جو ہی ڈائیڈ آن سپٹمبر 11 1948 ان کراچی، پاکستان۔ ایجوکیشن جو ہے وہ ہی انیشلی اسٹڈیڈ ایٹ سندھ مدرسۃ الاسلام۔ اچھا، انیشلی تو وہ سندھ مدرسۃ الاسلام میں پڑھے، پھر وہ باہر بھی گئے، پڑھنے چلے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہی کیم بیک اینڈ ہی گاٹ دی ممبرشپ آف دی کانگریس ان 1906۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ 1916 کے اندر جو ہے وہ محمد علی جناح نے جو ہے وہی پلیڈ میجر رول ان دی لکھنؤ پیکٹ 1916 میں۔ تو ریزلٹنٹلی ہی واز نیمڈ ایز ایمبیسڈر آف دی ہندو مسلم یونٹی بائی سروجنی نائڈو۔ تو یہ ان سے ریلیٹڈ آ جاتا ہے۔ پھر 1913 میں انہوں نے مسلم لیگ بھی جوائن کر لی تھی، تو 1920 تک جو ہے وہ ہی ریمینڈ ممبر آف دی بوتھ پارٹیز۔ تو 20 میں جا کے جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں پارٹی کو، وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور کانگریس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ مسلم لیگ کے ممبر رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں تو 1929 میں جو ہے وہ ان کے 14 پوائنٹس بھی آ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ پھر ان کی جو ہے وہ ہمیں ایک کردار ہمیں جو ہے وہ اس میں بھی نظر آتا ہے، اوور آل راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے اندر۔ پھر جو ہے وہ الیکشن 1937 کے الیکشن ہیں، اس میں بھی کردار نظر آتا ہے۔ تو محمد علی جناح جو ہے وہ ایک بڑے ایکٹیولی پارٹیسپیٹڈ ان دی پالیٹکس آف دی سب کانٹیننٹ، اینڈ ہی واز اے سکسیزفل لائر ایز ویل۔ تو یہ جو ہے وہ ان کی چیزیں آ جاتی ہیں، پھر وہ ڈفرینٹ مومنٹس کے اندر پھر ان کا رول رہتا ہے۔ تو ریزلٹنٹلی انہوں نے جو ہے وہ پھر پاکستان جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر جو ہے وہ یہ ڈائڈ آن 11 سپٹمبر 1948۔ So it was about Muhammad Ali Jinnah. Now we will discuss about شاہ ولی اللہ دہلوی۔ ان کا تعلق دہلی سے تھا، تو یہ ان کے نام سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ 1703 میں پیدا ہوئے، 1762 میں جو وہ ہی ڈائٹ۔ فل نیم جو ہے وہ ان کا قطب الدین احمد ولی اللہ ان کا پورا نام ہے۔ 1703 میں جو وہ پیدا ہوتے ہیں دہلی کے اندر، مغل انڈیا۔ ہی ڈائڈ ان 1762 ان دہلی، انڈیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ 1730 میں جو ہے وہ شاہ ولی اللہ ٹریول ٹو مکہ ٹو پرفارم حج اینڈ اسٹڈیڈ انڈر پرومیننٹ اسکالرز دیئر۔ تو یہ جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے کچھ وقت گزارا تھا، اور وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے دین کی تعلیمات اور بھی زیادہ جو ہے ویسے تو ان کا بچپن سے ہی جو ہے وہ ایک ریلیجیس فیملی سے جو ہے وہ تعلق تھا، لیکن وہاں پہ جب انہوں نے جا کے جو ہے وہ فردر اسٹڈی کیا، تو آفٹر دیٹ ہی گاٹ نیو آئیڈیاز۔ جب وہ وہاں سے آتے ہیں تو آفٹر دیٹ جب وہ وہاں سے پھر آتے ہیں، تو ایک بہت بڑی جو ہے وہ ان کی آئیڈیالوجی کے اندر جو ہے وہ بڑی ایک جھلک جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ سو اٹ از اباؤٹ شاہ ولی اللہ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان سے ریلیٹڈ جو سوالات آ سکتے ہیں، تو اکثر جو سوال آتا ہے وہ جو ان کی کتاب ہے، جو کہ حجت البالغہ جو ہے وہ ان کی بک ہے، اس سے ریلیٹڈ اکثر سوال آ جاتا ہے، وہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ جی یہ کس نے لکھی ہے۔ باقی ان کا جو ہے وہ رول جو ہے وہ احمد شاہ ابدالی کو بھی بلایا انہوں نے سب کانٹیننٹ کے اندر، وین ہی ریئلائز کہ جی مغل emperors آر ناٹ ورکنگ ویل، دے آر ناٹ پرفارمنگ ویل۔ تو انہوں نے جو ہے وہ احمد شاہ ابدالی کو بلایا، اور مرہٹے کیونکہ بہت زیادہ سپریٹ کرتے جا رہے تھے، مغل امپائر کو بہت خطرہ تھا، تو انہوں نے انوائٹ کیا، آفیشلی خط لکھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب وہ آ گئے، تو پھر جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ آ کے مراٹھوں کو کافی زیادہ جو ہے وہ ایک پش کیا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ قتل و غارت ہوا۔ تو مطلب ایک اچھا خاصا ایک وہ بروٹل قسم کی ایپیسوڈ ہے۔
خیر it was an initiative by the Shah Waliullah to protect the Muslims and to protect the Muslim empire in subcontinent. उसके बाद इनके क्रेडिट पे कुछ इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं कि इनको जो है वो इन्होंने ही ट्रांसलेटेड दी कुरान फर्स्ट टाइम इन पर्शियन लैंग्वेज। तो ये भी एक इनके क्रेडिट पे बात आ जाती है क्योंकि जो है वो अच्छा इनका ये मकसद भी रहा है इसके पीछे कि भी ये पर्शिया के अंदर ही क्यों इन्होंने ट्रांसलेट किया, व्हाई डिड चूज टू ट्रांसलेट कुरान इन पर्शिया, बिकॉज एट दैट टाइम पर्शियन वाज द लैंग्वेज ऑफ द मुगल एम्पायर एंड मुगल इरा। तो जब वो इन्होंने ट्रांसलेट किया तो इट वाज द पर्पस ऑफ द शाह वलीउल्लाह टू टू गेट इट अंडरस्टैंडेबल फॉर द मुगल एम्परर्स, कि जी उन्हें वो समझाने के लिए, ताकि उन्हें रियल स्पिरिट ऑफ द इस्लाम को समझाने के लिए जो इन्होंने ट्रांसलेट किया। इट वाज द बेसिक पर्पस ऑफ द शाह वलीउल्लाह टू ट्रांसलेट कुरान इनटू पर्शियन लैंग्वेज। उसके अलावा इनकी तकरीबन कोई 50 से ज़्यादा तसानीफ भी हैं, 51 के करीब हैं, जिसमें जो है वो अरबिक भी है और किताबें भी हैं और पर्शियन किताबें भी हैं इनकी। फिर हम बात करते हैं जी शेख अहमद सरिंदी की। शेख अहमद सरिंदी जो है वो 1564 में जो है वो सिरिंज में पैदा होते हैं जी। इनकी जो है वो फुल नेम इनका शेख अहमद बिन अब्दुल अहद फारूकी सिरिंदी है। और मुगल एम्पायर थी उस टाइम, मुगल इंडिया में जो पैदा होते हैं। ही डाइड इन 1624 इन सिरहिंद पंजाब, डिफेंस ऑफ सुन्नी इस्लाम, डॉक्ट्रिन ऑफ वादतुल शहूद। अच्छा इनके ये क्रेडिट के ऊपर जो जो चीज़ें रहती हैं वो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो इन्होंने जो सबसे पहले आ जाता है कि जी ही rejected the Deen Ilahi which was introduced by the Mughal emperor Akbar। बादशाह अकबर ने जो इंट्रोड्यूस करवाया था दीन इलाही, तो इन्होंने उसको कॉन्फ्रंट किया था। फिर उसके बाद जो है वो इन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स को प्रिपेयर किया। तो वो खैर वो एक अपनी वो उसी एपिसोड के अंदर जो है वो इनको हमें जो है वो इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता लगती हैं। तो उसी एपिसोड में कि इन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स को तैयार किया, अपने स्टूडेंट्स को तैयार करके जो है वो लोगों तक पहुंचाया, ताकि लोगों को ये पता लगे कि जी एक्चुअल स्पिरिट ऑफ इस्लाम क्या है, एक्चुअल स्पिरिट क्या है, इस्लाम क्या है। सो ही discussed and he wrote different letters for that purpose as well। तो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को जो है वो बहुत सारे हिंदूज को भी लिखे इन्होंने, खत भी लिखे, तो ताकि जो वो इस्लाम को प्रोटेक्ट किया जाए सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो दीन इलाही के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। फिर उसके अलावा जो है वो इन्होंने वादतुल शुहूद का कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। और वादतुल शुहूद का कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस जब करवाया तो इन्होंने जो है वो वादतुल वजूद को बेसिकली रिजेक्ट करते हुए वादतुल शुहूद का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। तो वादतुल वजूद का कॉन्सेप्ट इब्न अरबी ने दिया था। बहुत सारे औलिया और सूफिया जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन में या सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो और दुनिया में भी कई जगहों पे जो है वो वादतुल वजूद को मानने वाले हैं। तो ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द वादतुल शुहूद बाय रिजेक्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वादतुल वजूद। तो ये जो है इनके क्रेडिट पे चीज़ें आ जाती हैं। और फिर तसानीफ भी हैं, किताबें भी हैं इनकी। सो इट इज़ अबाउट शेख अहमद सरिंदी। फिर जो है वो हम बात करते हैं जी सैयद अहमद शहीर के बारे में। ये जो है वो एक तरह के फ्रीडम फाइटर थे जी। इन्होंने जो है वो बड़ा काम किया, बरेली में जो है वो पैदा हुए 1786 के अंदर। अच्छा उसके बाद जो है वो इन्होंने बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई थी नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, जो अभी मतलब पाकिस्तान है, तो उन एरियाज के अंदर इन्होंने बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई अगेंस्ट ब्रिटेन, अगेंस्ट सिख एम्पायर। तो इन्होंने चला के जो वहाँ बहुत बड़ी जो है वो फाइट की और बहुत जो है वो फ्रीडम फाइटर के तौर पर सामने आए। एंड आफ्टर दैट ये जंग में ही जो है वो शहीद हो गए थे बालाकोट के मुकाम में 1831 के अंदर। तो इनसे रिलेटेड कई दफा सवाल आ जाता है कि जी बालाकोट में कौन शहीद हुआ या कब शहीद हुए, या ईयर पूछ लिया जाता है। तो इट इज़ अबाउट सैयद अहमद शहीद। उसके बाद हम बात करें जी मौलाना जफर अली खान के बारे में। जी मौलाना जफर अली खान वाज बोर्न इन 1873 करमबाद नियर वजीराबाद जो है वो पैदा होते हैं। मतलब अभी तो पाकिस्तान में है वजीराबाद, और उसमें ब्रिटिश इंडिया में जो पैदा होते हैं। इन्होंने जब वो जिम्मेदार न्यूज़पेपर जो है वो टेक ओवर किया था आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर जफर अली खान, टुक ओवर द जिम्मेदार न्यूज़पेपर इन 1909।
सम ऑफ द फेमस वर्क्स में जो है वो इनका बहार कश्मीर, हक़ाइक़, औरत और दुनिया, इस तरह से इनकी तसानीफ भी हैं। और इसी तरह से जो है वो इनको जो है वो फादर ऑफ उर्दू जर्नलिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है वो पहला न्यूज़पेपर जो है वो जिम्मेदार न्यूज़पेपर है जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया था। फिर उसके बाद जो ही पास्ट अवे ऑन November 27, 1956 इन हिज होम टाउन ऑफ करमबाद नियर वजीराबाद, पंजाब, पाकिस्तान। तो ये जो है वो मौलाना जफर अली खान थे जी। अभी जो है वो हम बात करें तो हमारे पास मौलाना जी मोहम्मद अली जौहर के बारे में हम बात करते हैं। तो ये ही वॉज बोर्न इन 1878। इनके क्रेडिट पे कुछ चीज़ें हैं जो कि पूछ दी जाती हैं, अक्सर सवाल में आ जाती हैं। तो उनमें जो है वो एक तो इन्होंने जो है वो कॉमरेड, इनका जो है वो न्यूज़पेपर था जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसके बाद जो है वो उर्दू लैंग्वेज न्यूज़पेपर हमदर्द वाज आल्सो इंट्रोड्यूस बाय दी मौलाना मोहम्मद अली जौहर। उसके बाद जी मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है वो वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश इन 1906 प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। तो इन्होंने उसमें भी काफ़ी रोल प्ले किया था फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग में। फिर उसके बाद खिलाफत मूवमेंट में 1919 से लेकर 1924 में इन्होंने ही प्लेड अ वाइटल रोल इन सब कॉन्टिनेंट। मतलब ही वाज द leading figure in the history of the subcontinent who was fighting for the solidarity of the Ottoman Empire in subcontinent। उसके बाद जो है वो मौलाना जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी जो है वो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 1930 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। एट दैट टाइम जो है वो इन्होंने कहा, मतलब इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि साइड के जी मुझे जो है वो अगर कुछ हो जाए तो मैं जो है वो एक गुलाम मुल्क के अंदर नहीं जाना चाहूंगा, वहां पे मेरी कब्र ना हो। तो इन्होंने जो है वो इस तरह की ख्वाहिश जाहिर की थी। खैर ये वापस आए, फिर इनकी तबीयत जब बिगड़ जाती है तो दोबारा इनको लंदन लेके जाते हैं। 1931 में जो है वो ही डाइड। तो जब इनकी डेथ हो जाती है तो फिर इनको जो है वो इनका जस्ते खाकी जो है वो ले जाते हैं जेरूशलम के अंदर। तो जेरूशलम में ही बस बरीड इन जेरूशलम। तो इनको वहां पे जो है वो दफनाया जाता है। सो इट्स अ स्टोरी अबाउट मौलाना मोहम्मद अली जौहर। और अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि जी जेरूशलम में कौन से मुस्लिम लीडर की जो है वो कब्र है, तो ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कब्र है जी वहाँ पे। उसके बाद जनाब हम बात करते हैं तो सहाफत की दुनिया से ही एक नाम हमारे पास हमीद निज़ामी का आ जाता है। ही वाज बोर्न इन 1928 इन अमृतसर, ब्रिटिश इंडिया। हमीद निज़ामी became the editor of नवाए वक्त, one of the Pakistan's leading Urdu language newspaper in 1952, following the death of his father, the founder of newspaper हसन निज़ामी। तो इनके बारे में अक्सर जो है वो कुछ चीज़ें सहाफ़त से रिलेटेड आ जाती हैं, पूछ लिया जाता है जी नवाब वक्त के जो है वो एडिटर का क्या नाम था जब वाज द फाउंडर। तो अक्सर इन क्योंकि ही बिकेम द प्रोमिनेंट फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, सो दैट्स व्हाई हिज नेम इज ऑफनली आस्क्ड इन द क्वेश्चंस इन द पेपर्स। तो उसके बाद जो है वो डेथ इनकी जो है वो मीर निज़ामी पास्ट अवे ऑन March 13, 1958 एट द एज ऑफ द 30। सो इट इज़ अबाउट मीर निज़ामी। तो सो आगे हमारे पास आ जाती है जी सर आगा खान। सर आगा खान जो है वो सैयद अहमद बिन इरफान बरेलवी फुल नेम इनका था। उसके बाद जो है वो बर्थ 1786 में हुई है। पार्टिसिपेटेड इन दी उत्तर प्रदेश मुगल इंडिया। ही पार्टिसिपेटेड इन दी formation of the Muslim League. In fact, he was a member of that delegation who went to the Shimla delegation and Shimla for the formation of the Muslim League at that time. So he played a vital role in the formation of the Muslim League। इनके बारे में जो अक्सर यही सवाल जो है वो आ जाता है। आफ्टर दैट सैयद अमीर अली जो है वो उनके बारे में सवाल आ जाता है। वैसे तो इनका जो है वो जो मेनली जो है वो इनकी इनसे रिलेटेड सवाल आता है तो वो इनकी किताब है, फेमस वर्क है इनका द स्पिरिट ऑफ द इस्लाम, वो अक्सर पूछ लिया जाता है। ही वॉज बोर्न इन 1849 एंड आफ्टर दैट his work is important. After that, he played a vital role in the formation of the All India Muslim League, and he died in 1928. So it is about Sayyid Amir Ali। लियाकत अली खान है जी। he was first prime minister of the Pakistan। he was born in 1896 in करनाल, ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए। नाउ इन हरियाणा इंडिया। अपॉन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान
In August 1947, Liaquat Ali Khan became the first Prime Minister of Pakistan. He also presented objective resolution in 1948. 12 मार्च 1949 को इन्होंने जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश की थी, जो कि बाद में जो है वो प्रीएम्बल बन गया और पाकिस्तान के जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आज भी जो है वो दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये असैसिनेशन, ही वाज असैसिनेटेड इन 1951। उनकी जो है वो डेथ हो जाती है, उनको जो है वो कत्ल कर दिया जाता है, लियाकत अली खान को, ड्रेसिंग अ गैदरिंग इन रावलपिंडी। तो आफ्टर दैट जो है वो उनके बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन बिकेम द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। नवाब वकारुल मुल्क हैं जी, 1849 में पैदा होते हैं और कपूरथला, पंजाब, देन पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, नाउ इन पाकिस्तान। वकारुल मुल्क वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इनका जो है वो एक नवाब वकार मुल्क का जो है एक बड़ा किरदार रहता है, मुस्लिम लीग को बनाने में भी बड़ा किरदार रहता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द। अच्छा, सर सैयद अहमद खान से बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस थे, एजुकेशनल उनकी जो सर्विसेज थी या रिफॉर्म्स थी उससे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ही वाज इंस्पायर्ड बाय द सर्विसेज ऑफ द सर सैयद अहमद खान। He died in 1917, so it is about Nawab Wakarul Mulk. Nawab Mohsin Mulk की बात की जाए तो he was born in 1849. He was also founding member of the All India Muslim League। 1906 में इनका भी बड़ा जो है वो इसमें रहता है, लेकिन आफ्टर दैट ही डाइड इन 1907। इनके जो है वो क्रेडिट के ऊपर जो है वो ज़्यादातर जो चीज़ें आ जाती हैं, तो उनमें से जो है वो एक जो मेन चीज़ है वो यही है कि जी पार्टिसिपेटेड इन दी फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। फातिमा जिन्ना है जी, फातिमा जिन्ना was the first is a prominent personality in the history of the subcontinent. She participated in the political system. She participated in the actively participated in the political services of the मोहम्मद अली जिन्ना। She was sister of the मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आजम की बहन थी ये। और शी वॉज बोर्न इन 1893, कराची में पैदा हुई। और जो है वो बाय प्रोफेशन शी वॉज अ डेंटिस्ट। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो बाय प्रोफेशन वो क्या थी। आफ्टर दैट शी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शंस ऑफ 1937 एंड फिर उसके बाद जो है वो ये मुस्लिम लीग के जो होते थे, सालाना इजलास होते थे, उसमें भी पार्टिसिपेट करती रही हैं। 1965 में फातिमा जिन्ना बिकेम द फर्स्ट वुमन टू रन फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ द पाकिस्तान। तो इन्होंने इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट किया था अयूब खान के अगेंस्ट 1965 के अंदर। So she was the first lady who contested the election against a dictator and in fact for the presidency। बट वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी थी। तो और खैर वो दैट वाज एन एपिसोड ऑफ हिस्ट्री uh, cannot be recalled with a glory or with a dignity। तो इसके बारे में जो है वो बहुत सारी जो है वो चीज़ें हैं जो कि जिनको जो है वो हिस्ट्री तो नहीं बुलाती है, और जब वो पढ़ने वाले उसको पढ़ते हैं तो वो उनके लिए जो है वो अस्टॉनिशिंग हिस्ट्री होती है। बिकॉज द बिहेवियर ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स द वुमेन वाज really astonishing for the whole nation and for the whole world। So it is about all the personalities। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप जो है वो आपको जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो इसमें नई पता लगी होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो नई इंफॉर्मेशन के साथ आपके साथ बात होगी। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, फॉर दिस टाइम। सी यू टुमारो विद न्यू लेक्चर इंशाल्लाह।